हर्बल गार्डन और 800 बिस्तर का अस्पताल उत्तर मध्य भारत का पहला ये अस्पताल यहाँ संचालित है। मई 2019 से वो पंचीकरण करते हुए अभी निकले। पूरा 100 बिस्तर में हमेशा यहाँ पर मैं देखते हुए चलता हूँ। बस यही गौशाला में ही अभी वो यूट्यूब चैनल के संबंध में आपने जो मुझे जानकारी दी, आजकल चैनलों की बड़ी भरमार है और चूंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, हम सैटेलाइट के युग में जी रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन के युग में जी रहे हैं। भारतीय जीवन मूल्यों के संरक्षण पूर्वक और भारतीय उच्च आदर्शों को इन ट्यूब चैनलों के माध्यम से और विशेष रूप से जिसको अभी लॉन्च किया है आपने पूर्णायु, इसके माध्यम से अगर हमने दिगंत फैलाने का प्रयास किया तो मुझे लगता है कि भारत का भविष्य सुनहरा होगा और भारत की जो नवोदित पीढ़ी है जो पश्चिम की ओर देख रही है और पश्चिम से बहुत प्रभावित हो रही है, वो प्रभावित हो, हम उसको रोक भी नहीं पाएंगे। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा जो प्राचीन ऋषि मुनि थे जिन्होंने जीवन शैली हमको प्रदान की थी जीवन जीने की, कहीं वो पश्चिम की आंधी में धूल धूषित ना हो जाएं, इसलिए इन चैनलों के माध्यम से हम लोगों में जन जागरण करें और उसमें मेरा भी अपना योगदान रहेगा। और ये बहुत अच्छा उपक्रम आपने प्रारंभ किया है। अभी जो दयोदय के विभिन्न प्रकार के सेवा प्रकल्पों की आपने जानकारी दी, मेरे संज्ञान में पहले से भी है, चूँकि मैं जबलपुर में पिछले 30 साल से रह रहा हूँ, इसलिए यहाँ कई बार विजिट भी कर चुका हूँ। सहज रूप से भी औपचारिक अनौपचारिक मेरा आना हुआ है। अभी आपका जो आग्रह है मैं कुछ ज़रूर देख लूँगा, आपने जो बताया। और यहाँ आयुर्वेद का और कन्याओं का और गोवंश के लिए तो ये मुख्य रूप से जाना ही जाता है। जो विविध आयामी प्रकल्प सेवा प्रकल्प आप स्थापित कर रहे हैं उससे मैं प्रभावित हूँ और आपको उसके लिए बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ और आपको प्रोत्साहित भी करता हूँ कि ये काम करते रहना चाहिए। धन्यवाद। संत श्री अखिलेश्वरानंद जी महाराज श्री हमारे बीच उपस्थित हैं। समन्वय सेवा केंद्र के माध्यम से मानव सेवा का बहुत बड़ा काम आपकी प्रेरणा से संचालित हो रहा है और जो ऐसे परिवार जिनके परिवारों में कुछ समस्याएं आती हैं और घर में जिनका उपचार चल रहा हो, उन सब के लिए बहुत सारी सामग्री जो अस्पताल से संबंधित होती है आपके माध्यम से प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त सेवा के अनेक प्रकल्प आप संचालित कर रहे हैं और मुझे याद आ रहा मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज श्री के कार्यक्रम में शंका समाधान के उस सत्र में भी आपकी उपस्थिति रही है और महाराज श्री और मुनि श्री प्रमाण सागर जी के बीच बहुत सारी चर्चाएं हुई गौवंश की रक्षा को लेकर के। तो मैं उनसे एक आग्रह करूंगा कि उस समय तो चर्चाएं हम सभी लोगों ने सुनी और दयोदय तीर्थ के परिसर को भी आप देख रहे हैं। आचार्य भगवंत के आशीर्वाद से शताधिक दयोदय तीर्थ संचालित भी हैं। आज जबकि आप आचार्य श्री जी के सम्मुख हैं और चर्चा भी पुनः आपकी हुई है, तो इस क्षेत्र में आपके माध्यम से और हम सबको क्या प्रेरणा प्राप्त हो सकती है, उसके लिए आपसे निवेदन। मैं आचार्य श्री का आशीर्वाद लेकर के और चूँकि मुझे मध्य प्रदेश सरकार ने दोबारा फिर वही दायित्व दिया है जिसमें मैंने अपने 2.5 वर्ष के कार्यकाल पूरे किए थे पिछले दौरान, और फिर मुझे 2.5 वर्ष का मिला है, तो मैं ऐसा मानता हूँ एक पंचवर्षीय योजना किसी अच्छे कार्य के लिए पर्याप्त होती है। और जब मैंने पिछली बार दायित्व लिया था मध्य प्रदेश में तो गौ संवर्धन बोर्ड के पास मात्र 16 करोड़ का बजट था और उस समय मेरी आवश्यकता थी 96 करोड़ की। मैंने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहा था कि आप मुझे इतना बजट दे दीजिए, मैं किसी भी गाय को मध्य प्रदेश में जो सड़कों पर घूम रही है या गौशालाओं में संरक्षित है, मैं उसे भूखी और प्यासी नहीं रहने दूंगा। और वो उन्होंने मुझे उपलब्ध कराया। लेकिन उस समय जब प्रदेश में चुनाव हो रहा था तब किसी पार्टी के और बाद में वो मुख्यमंत्री भी बने, उन्होंने कहा हम 24,000 ग्राम पंचायतों में गौशाला खोलेंगे और गोवंश की समस्या का समाधान इसके माध्यम से करेंगे। उस समय मुझे लगा कि गौशाला खोलना तो बहुत अच्छी बात, उसका तो हम विरोध कभी कर ही नहीं सकते, लेकिन ये व्यवहारिक नहीं होगा कि हम गौशालाएँ खोल देंगे और गौशालाओं में गोवंश पहुँच भी जाएगा तो उसका रक्षण पोषण कौन करेगा। तो इसके लिए हमको बहुत NGOs की ज़रूरत पड़ेगी। अब चूँकि सरकार फिर से शिवराज सिंह की बन गई है तो जो गौशालाएं लगभग 1000 की संख्या में बन गई हैं, उन गौशालाओं में सड़कों पर खड़ा हुआ गोवंश पहुंचाना ये मेरी प्राथमिकता है। और गोवंश के लिए यदि चरनोई भूमि उपलब्ध नहीं है तो चारे भूसे की समस्या तो उनके सामने बनी रहेगी। पर एक विश्वास मन के अंदर है कि हमने शिवराज जी से कहा था कि अभी गाय अन्य जानवरों के बीच में खड़ी है, पशुपालन विभाग में खड़ी है, तो जितना न्याय कुत्ते के साथ होता है, जितना घोड़े के साथ, गधे के साथ, भैंस के साथ, बकरे के साथ या सुअर के साथ होता है, वही न्याय गाय को मिलता है। जबकि गाय को देखने का भारतीय दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। गाय वो विश्वस्य मात्रा है, जब वेदों ने कहा है, तो गाय तो एक छोटे से छोटे क्षुद्र जंतु पर भी उपकार करती है और विशालकाय हाथी के ऊपर भी गाय का उपकार है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि एक प्राकृतिक समीकरण मध्य प्रदेश में उपलब्ध है आज भी।
गाय का भोजन जंगल में और जंगल का आहार गाय के पास। इस समीकरण के आधार पर हम यदि काम करेंगे तो गाय के लिए तो हम बेहतर काम कर सकते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि गो कैबिनेट बन गई है, गो मंत्रालय ही प्रकारांतर से उसको हम कहेंगे। 7-8 विभागों को क्लब कर दिया है शिवराज सिंह चौहान ने, इसलिए कि बजट की कमी हमको पड़ती थी और ये बजट हमको केवल कृषि विभाग से मिलता था, मंडी बोर्ड से। अब बजट की संभावना ज़्यादा दिख रही है अन्य विभागों से, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छा कार्य गौ माता के लिए कर सकेंगे और गो पालकों को, गो भक्तों को, किसानों को हम प्रेरणा दे सकेंगे। जो दूसरी हमारे सामने समस्या आ रही है हार्वेस्टर की, कि हार्वेस्टर के माध्यम से जब खेतों में कटाई होती है तो भूसा नहीं मिलता है और इसके कारण गायों के लिए समस्या खड़ी होती है। तो भूसा संकलन करने वाली मशीन भी यदि लगती है और गौशालाएं स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनती हैं, क्योंकि गाय के साथ 6-7 जो है वो आयाम जुड़ते हैं। संरक्षण एक पक्ष है, संवर्धन दूसरा पक्ष है, लेकिन गायों के माध्यम से जो पंचगव्य उत्पाद होते हैं और उसको यदि हमने व्यवहारिक बना दिया, लोगों के बीच में चर्चित कर दिया, तो मुझे लगता है कि कुछ दिन के बाद अनुदान लेने के लिए ही लोग मना करने लग जाएंगे। 2-4 गौशालाएं हमारी इस प्रकार की मध्य प्रदेश में है कि वहाँ के लोग कहते हैं कि स्वामी जी किसी गौशाला को अनुदान की ज़रूरत हो तो आप वहाँ दे दीजिए, हमारी गौशाला तो हमारे गोवंश आधारित उत्पादों से ही समर्थ हो गई है, इसलिए हमको अनुदान की आवश्यकता नहीं है। तो अगर 2-4 गौशालाएँ मध्य प्रदेश में उसके प्रबंधक ऐसा कहते हैं तो मुझे लगता है कि सभी गौशालाएँ इस आधार पर स्वावलंबी बनाई जा सकती हैं। चूँकि ये विषय मूल रूप से मुझे मिला है तो सारा चिंतन मेरा गाय माता के इर्द गिर्द है और जब मैं गाय माता के इर्द गिर्द परिक्रमा लगाता हूं तो अपने साथ मैं अर्थशास्त्र को भी परिक्रमा लगाते देखता हूं, पर्यावरण शास्त्र को भी परिक्रमा लगाते देखता हूं, आयुर्वेद शास्त्र को भी परिक्रमा लगाते देखता हूं, कृषि शास्त्र को भी परिक्रमा लगाते देखता हूं। तो विविध आयामी प्रकल्प गाय के इर्द गिर्द परिक्रमा लगाते हैं तो मुझे लगता है कि इसको बहुत व्यवहारिक बनाने की आवश्यकता है और मध्य प्रदेश में ये संभावना हमको दिख रही है। और आचार्य श्री का आशीर्वाद और आप सबका सहयोग मेरे साथ रहा तो मैं 2.5 वर्ष में बहुत कुछ रचनात्मक कार्य करने का प्रयास करूंगा। पूरी तरह से समस्या का समाधान दे पाऊंगा ये तो मेरे मन में अभी विश्वास नहीं आ रहा है, पर गौ माता का आशीर्वाद और संतों का आशीर्वाद, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि वेद बिना मति नहीं और गाय बिना गति नहीं। मैं इस सिद्धांत पर कार्य करने के लिए अपने आप को गौ माता की सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। धन्यवाद। संत श्री अखिलेश्वरानंद जी महाराज श्री, जिन पर माँ सरस्वती की अनंत कृपा है और किसी विषय पर उनसे चर्चा की जाए तो मुझे नहीं लगता कि 2-3 घंटे से कम का विषय उनके पास होता होगा, लेकिन संक्षिप्त में फिर भी उन्होंने सारी बात सागर में गागर भर करके हमें बता दी। जब इतनी चर्चाएं हो रही हैं तो मैं पूर्णायु की ओर एक बार पुनः आपको ले जाऊंगा। पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय एवं अनुसंधान विद्यापीठ आचार्य श्री जी की प्रेरणा से आयुर्वेद की उस प्राचीन परंपरा को जीवंत करने के लिए एक आशीर्वाद है, जिसके माध्यम से आयुर्वेद भी जीवंत होगा और साथ ही साथ प्राकृतिक चिकित्सा और योग भी जीवंत होगा। केरल की पंचकर्म थेरेपी भी इसमें समाहित हुई है। नाड़ी परीक्षण का वो ज्ञान जो कि लगभग लुप्त प्राय था, उसे भी पुनः एक जीवन मिला है। इन सारी चीज़ों को समाहित करता हुआ पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय उन असाध्य रोगों के इलाज के लिए यहाँ पर संचालित होने जा रहा है जिन असाध्य रोगों के कारण पूरा भारतवर्ष और विश्व पीड़ित है। जब इतना बड़ा प्रकल्प यहाँ बन करके तैयार हो, और मैं तो इसे आपकी कर्मभूमि मानता हूँ जबलपुर को, क्योंकि बहुत अधिक समय आपका जबलपुर को प्राप्त हुआ, ये जबलपुर का सौभाग्य रहा है। जब आपकी इस कर्मभूमि में इतना बड़ा संस्थान स्थापित हो रहा हो तो ऐसे अवसर पर पूर्णायु के लिए आपके उद्गार और आयुर्वेद के लिए आपके उद्गार हमें प्राप्त हों। विभिन्न प्रकार की सामाजिक विधाओं में आयुर्वेद अत्यंत महत्वपूर्ण विधा है और ये भारतीय मूल की विधा है। धीरे धीरे इस विधा की ओर लोगों का ध्यान घटा है, चूँकि एलोपैथ चिकित्सा पद्धति जो पश्चिम की देन है वो हमारे देश में आ गई और उस चिकित्सा पद्धति का हम इसलिए सम्मान करते हैं कि तात्कालिक लाभ की दृष्टि से लोग उसका सहारा लेते हैं, लेकिन दीर्घकालिक लाभ मिले इसके लिए भारत का योग दर्शन और भारत का आयुर्विज्ञान ये बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि इसका ज्ञान फिर से इस पूर्णायु प्रकल्प के माध्यम से और ख़ास तौर से प्रकृति के मध्य बसे इस दयोदय सेवा केंद्र में स्थापित हो रहा है तो इसमें भी बहुत सारी सकारात्मक संभावनाएं हमें दिखाई पड़ रही हैं। आपने विविध आयामी इस प्रकल्प की जानकारी हमको दी है और मैं अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता हूं और जहां कहीं इस साधु का सहयोग आपको लगेगा मैं वहां हर संभव आपके साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए चलूँगा, क्योंकि ये बड़ी महत्वपूर्ण विधा है। इसको आज के इस आपाधापी के युग में जागृत करना, चूँकि कोरोना के समय हमने इस बात का अनुभव कर लिया है,
सारी चिकित्सा पद्धति कोरोना के सामने फेल हुई, लेकिन गो आधारित चिकित्सा पद्धति और आयुर्वेदिक आधारित चिकित्सा पद्धति पूर्णतः सफल हुई है। जिन जिन लोगों ने अस्पताल का सहारा लिया उनको कष्ट भुगतना पड़ा, और जो केवल घर में ही अपने बुजुर्गों के द्वारा बताए गए नुस्खों का प्रयोग किया, क्योंकि मैं भी उसका भुक्तभोगी हूँ। जब मैं हरिद्वार में था, कुंभ मेला चल रहा था, अपने शिविर का संचालन कर रहा था, उस समय मैं भी संक्रमित हो गया, लेकिन तीसरे दिन में अच्छा हुआ, और वही आयुर्वेद के कारण, आयुर्विज्ञान के कारण। इसलिए मैं इस विधा का समर्थन करता हूं, और संतों के आशीर्वाद से ये विधा प्रारंभ हो रही है तो निश्चित रूप से लोकप्रिय होगी, आधुनिक युग में बड़ी प्रासंगिक होगी ये। धन्यवाद। संत अखिलेश्वरानंद जी महाराज श्री ने अपनी साधना के समय में से एक बहुमूल्य समय निकाल करके हम सभी को प्रदान किया है। हम पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय अनुसंधान विद्यापीठ परिवार, दयोदय तीर्थ परिवार और प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ परिवार की ओर से उन्हें अनंत प्रणाम निवेदित कर रहे हैं, और बारंबार उनका सानिध्य हमें मिलेगा और उनका सहयोग भी हम सभी को मिलेगा। इस आकांक्षा के साथ आपको बारंबार प्रणाम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका अभिनंदन। इस बात की जानकारी नहीं, तुम्हारी भी बच्चों के, महिलाओं के हाथ, नाक, कान, गला, हर प्रकार। बैठे ना साहब, आपको देख रहे हैं, मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा आप जी के गांव के पास के सतलगा के, लेकिन अभी 17 वर्षों से भोपाल में थे। और फिर ऊपर पूरा ये यहाँ पे आंखों की डॉक्टर शल्य वाले हैं, 50 अपना औषध निर्माण भी पूरा यहीं पर होता है। लगभग 100 पेड़ लगा है। अच्छा, 100 लगा है खमीर की। अच्छा, लगातार पेड़ ही रोड लगा, सब पेड़ लगाते चले आ रहे हैं। सीजन समय मेरे दमों पे कुंडल को आप आए, वहाँ पे 16,000 पेड़ लगाए एकदम हरियाली हरियाली। वहाँ करीबन 2,000 पेड़ तो करंज के लगाए। करंज तो गर्मी में भी हरा रहता है।